नमस्कार साथियों, परिष्कार वर्ल्ड में मैं शिखा पालीवाल आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग आज रीट लेवल 2 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय में शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे और शिक्षण विधियों में लगभग शिक्षण विधियों से 10 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो 10 प्रश्न किस तरह के आते हैं, उनका नेचर क्या है या किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर, उस तरह के प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेके आई हूँ, एक मॉडल पेपर लेके आई हूँ। हम लोग आज उस मॉडल पेपर के प्रश्नों पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ मेथड में कितने प्रकार की योजनाओं का उल्लेख किया? किसने? किलपैट्रिक ने। किसमें? अपनी किताब फाउंडेशन ऑफ मेथड में, उसमें इन्होंने 4 तरह की योजनाओं का उल्लेख किया। दोस्तों, योजनाओं से यहाँ मतलब है कि योजना विधि का आपने नाम सुना होगा कि योजना विधि, जिसे हम लोग प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के रचयिता किसे माना जाता है? किलपैट्रिक को। किलपैट्रिक ने योजना विधि के अंतर्गत योजनाओं को 4 भागों में बताया। कौन कौन से 4 भाग? सर्वप्रथम योजना शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? व्यावसायिक क्षेत्र में। उसके बाद सामान्य शिक्षा में इसका प्रयोग प्रोफेसर जॉन डीवी या जॉन ड्यूबी बोलते हैं उनको, उन्होंने और किलपैट्रिक ने किया। इसके बाद 1918 में किलपैट्रिक ने बहुत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से योजना विधि का प्रतिपादन किया। तो योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं किलपैट्रिक। और किस सन में इन्होंने योजना विधि बताई या प्रतिपादित की? 1918 में। अब हम बात कर रहे हैं कि इन्होंने 4 प्रकार की योजनाओं को बताया। कौन कौन सी 4 प्रकार? सबसे पहला, रचनात्मक योजनाएं। रचनात्मक योजनाएं, तो जब हम रचनात्मक योजना की बात करें, कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस पे बल दिया जाएगा? यहाँ बल दिया जाएगा रचना पर। इनमें किसी वस्तु की रचना पर बल दिया जाता है, जैसे मॉडल बनाना, खिलौना बनाना, कविता लिखना आदि। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है रसास्वादनात्मक योजनाएं, यानी कि वह योजनाएं जिनसे हम लोग रसास्वादन कर सकें, जिनसे हम लोग आनंदित हो सकें। इनका उद्देश्य किसी कार्य द्वारा आनंद प्राप्त करना या किसी वस्तु के सौंदर्य की अनुभूति करना है। यानी कि पहले नंबर की जो थी रचनात्मक योजनाएं, उनमें रचना करना। दूसरे नंबर का जो इन्होंने बताया रसास्वादनात्मक योजनाएं, उसमें किसी कार्य के द्वारा आनंद प्राप्त करना या किसी वस्तु के सौंदर्य की अनुभूति करना, रस का स्वादन करना, जैसे संगीत सुनना, सुंदर चित्र देखना आदि। इन सबको देख के मन खुश होता है। तो दूसरा प्रकार है रसास्वादन योजनाएं। तीसरा, अभ्यासात्मक योजनाएं। इनका उद्देश्य किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करना है। अभ्यासात्मक योजनाएं, जहां भी हम अभ्यास की बात करेंगे वहां हम कौशल की, कुशलता की, दक्षता की बात करेंगे, क्योंकि निपुणता किससे आती है? निपुणता अभ्यास से आती है। तो अभ्यासात्मक योजनाएं, इनका उद्देश्य किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करना है, जैसे शब्दों का उच्चारण, तैरना सीखना, साइकिल चलाना या किसी भी कार्य को करना जिसको कि हम बार बार करते हैं, जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। और चौथा प्रकार है समस्यात्मक योजनाएं। समस्यात्मक योजनाएं हैं कि कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को दे दी गई और उस प्रॉब्लम को बच्चे ने सॉल्व किया। इनका उद्देश्य किसी बौद्धिक समस्या का समाधान करना है, जैसे देश में क्रांति क्यों होती है, शिक्षा के लिए सामुदायिक साधनों का उपयोग क्यों किया जाता है। जहां भी हम
क्यों, क्या, कैसे की बात करते हैं, वहाँ हम किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जब चिंतन करते हैं किसी बात का, सोचते हैं उसके बारे में, तब क्यों, कैसे सब निकल कर आते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की। जो पहला प्रश्न था हमारा कि किलपैट्रिक ने अपनी किताब में कितने प्रकार की योजनाएं बताई, तो किलपैट्रिक ने जो किताब लिखी उसमें 4 प्रकार की योजनाएं बताई। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, हम लोगों ने अभी बात की उनसे। सबसे पहले योजना शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, व्यवसाय के क्षेत्र में किया गया। उसके बाद एजुकेशन में सामान्य शिक्षा के रूप में जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने मिलकर इस पे काम किया। उसके बाद 1918 में किलपैट्रिक ने बहुत ही एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से योजना विधि को लागू किया, प्रतिपादित किया। तो योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं किलपैट्रिक। अब इसी योजना विधि को किलपैट्रिक ने तो 4 प्रकार बताए, लेकिन थॉमस एम रिस्क ने अपनी किताब में 3 प्रकार बताए। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि थॉमस एम रिस्क के अनुसार योजना विधि के कितने प्रकार हैं, तो मित्रों 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3? उत्पादनात्मक योजनाएं, सीखने से संबंधित योजनाएं और बौद्धिक या समस्यात्मक योजनाएं। प्रोडक्ट से संबंधित, लर्निंग से संबंधित और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने से, या बौद्धिक या समस्यात्मक योजनाएं। इनका प्रकार यानी कि ये 3 प्रकार थॉमस एम रिस्क ने कहाँ बताए? इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टीचिंग सेकेंडरी स्कूल। इस किताब के रचयिता कौन है? थॉमस एम रिस्क। इस किताब में इन्होंने योजना विधि को कितने प्रकारों में बताया है? 3 प्रकारों में। कौन कौन से 3 प्रकार? उत्पादनात्मक, सीखने से संबंधित, बौद्धिक या समस्यात्मक। और अगर पूछते हैं 4, तो 4 हैं किलपैट्रिक के अनुसार। सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में से किस प्रकार का अध्ययन है? साहित्यिक, विषयगत, भौगोलिक, एकीकृत व समन्वित। ये सभी को पता है कि सामाजिक अध्ययन एकीकृत व समन्वित अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है मित्रों, कई लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है वो अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र आदि का योग है, यानी कि इन सबको मिला दिया गया है और मिलाकर एक विषय बना है सामाजिक अध्ययन। लेकिन सामाजिक अध्ययन इन सब का योग नहीं है। सामाजिक अध्ययन तो इन सब विषयों का एक समन्वित रूप है, एक एकीकृत रूप है। सारे विषय मिलकर यहाँ एक हो गए हैं। किस तरह से? मान लो अभी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से जोड़ के ही करेंगे। अगर आप अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र को वर्तमान जो समाज की स्थिति है उससे जोड़ के करेंगे। तो सामाजिक अध्ययन एक एकीकृत व समन्वित अध्ययन है, ना कि सभी विषयों का योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विपरीत सिद्धांत है। कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ाएं तो हमें इन सब सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। क्रियाशीलता का अध्यापक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील होकर पढ़ें। चयन का सिद्धांत, हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ाना है, ये टीचर और विद्यार्थी दोनों को पहले से ही चयन कर लेना चाहिए। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति कि भाई आपने जो भी पढ़ा है उसकी आप पुनः आवृत्ति करेंगे, दोहरान करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत आपकी जो कंटेंट है, जो आपकी विषय वस्तु है, उसको आप टुकड़ों में बांटेंगे, विभाजित करेंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे। यहाँ अपना प्रश्न है, ये तो मैंने आपको बताया कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब अपना प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विपरीत सिद्धांत है।
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान है जिसे कहते हैं समग्रवाद। गेस्टाल्ट कहता है कि किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं तो हम लोग उसे समग्र रूप में देखते हैं, हम लोग उसे एक साथ देखते हैं। मान लो मैं क्लास में गई या मैं कहीं गई, मैंने किसी व्यक्ति को देखा, तो व्यक्ति को मैंने एक साथ देखा ना। जब एक साथ एकदम से छवि देखी, उसके बाद फिर मेरा ध्यान गया कि लंबे हैं कि छोटे हैं, मोटे हैं या पतले हैं, इनका रंग साफ है या सांवला है, ये सब बाद में ध्यान गया। पहले हमने नहीं देखा, पहले हमने ये देखा कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये कहता है कि हम समग्र को देखते हैं, यानी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान समग्रवाद पे आधारित है। यहाँ पे प्रश्न है कि भाई गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विपरीत सिद्धांत है। तो जब गेस्टाल्ट मनोविज्ञान समग्रवाद को मानता है या गेस्टाल्ट का मतलब समग्र से है, तो फिर विपरीत क्या हुआ? विपरीत हुआ विभाजन का सिद्धांत। गेस्टाल्ट समग्र और विभाजन टुकड़ों में, खंडों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तावना किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है? शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत, हम लोग इन पे पहले चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षण सूत्र वह हैं जिन्हें हम अपने टीचिंग में, अपने शिक्षण कार्य में आधार मानते हैं, बेस मानते हैं जिनको, और शिक्षण सिद्धांत जिनको हम अपनी टीचिंग में आवश्यकता अनुसार शामिल करते हैं। तो प्रस्तावना किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है? शिक्षण सूत्र तो सारे ही हैं, सभी हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन शिक्षण सूत्र का क्या मतलब है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जो चीज हमें दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप से है, मूर्त है, स्थूल रूप में, उससे हम सूक्ष्म की ओर चले। ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमें बात पता है, जिस घटना को, जिस विषय वस्तु को हम जानते हैं, उससे हम जो नहीं जानते हैं उसकी ओर बढ़ें। तीसरा है संपूर्ण से अंश की ओर, यानी कि जो पूरा है, समग्र की हमने अभी बात की थी, उस समग्र से हम अंश की ओर चलें। अगला है सरल से कठिन की ओर, यानी कि शुरू में हम सरल कर बताएं बच्चे को और बाद में हम कठिनता की ओर बढ़ें। ये तो है शिक्षण सूत्र। अब यहाँ बात हो रही है कि प्रस्तावना किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है। तो मित्रों, प्रस्तावना अपनी जुड़ी हुई है ज्ञात और अज्ञात से। जब आपने प्रस्तावना प्रश्न बनाने सीखे होंगे बीएड में, एसटीसी में, तो आपको ये कहा गया होगा कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलेंगे। जो बच्चे को पता है उससे हम जो नहीं पता है हम उसकी ओर चलेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रस्तावना किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है? तो प्रस्तावना संबंधित है मित्रों ज्ञात से अज्ञात की ओर। सही उत्तर है अपना बी। निम्न में से अच्छे शिक्षण की प्रकृति नहीं है। तो यानी कि जो हमने 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन से 3 तो हैं और कौन सी नहीं है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अच्छी टीचिंग की, अच्छे शिक्षण की, कि उसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि शिक्षण संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सही है, टीचिंग संबंध स्थापित करती है। किसके मध्य? अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य। टीचिंग के माध्यम से अंतःक्रिया होती है। किसके मध्य? अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य। तो अपना पहला सही है। दूसरा है शिक्षण एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण में कुछ आप बताओगे तो फिर कुछ रेस्पॉन्स आएगा। कुछ आपने पूछा तो उसका हमें उत्तर आया। वहां पे क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ साथ चलती है। तो शिक्षण की प्रकृति ये भी है कि शिक्षण एक प्रतिक्रियात्मक प्रक्रिया है। तीसरा आया शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। ये भी सही है कि शिक्षण एक उद्देश्य सहित प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के आप क्या पढ़ाएंगे? और यहाँ तो आप बात कर रहे हैं अच्छा पढ़ाने की।
तो जब उद्देश्य ही नहीं होगा तो अच्छा पढ़ाना कहाँ से हुआ। शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता, हमने ये उद्देश्य निश्चित नहीं किया कि हमें क्या पढ़ाना है, तो अब जब यही पता नहीं है कि क्या पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किन विद्यार्थियों को ध्यान में रख के पढ़ाना है, इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो शिक्षण एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। आखिरी है, शिक्षण पूर्व क्रिया अवस्था है, ये नेचर नहीं है। किसका? अच्छे शिक्षण का। ये क्या है? ये तो 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व क्रिया, अंतः क्रिया और अंतिम क्रिया। कि भाई क्लास में जाने से पहले की बात, क्लास में पढ़ा रहे हैं उस समय की बात, और पढ़ाने के पश्चात की बात। तो ये अवस्थाएं हैं, ये शिक्षण का नेचर नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर है डी। प्रश्न था हमारा, निम्न में से अच्छे शिक्षण की प्रकृति नहीं है। तो शिक्षण पूर्व क्रिया अवस्था है, यह इस शिक्षण की प्रकृति नहीं है। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान यानी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं? विकल्प हैं रिचर्ड सचमैन, फ्लैंडर्स, जे.एस. ब्रूनर, रॉबर्ट ग्लेसर। तो अपना सही उत्तर है रिचर्ड सचमैन। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ये प्रतिमान क्या है, मॉडल क्या है। देखो, मॉडल का अर्थ हम लोग 2 तरह से लेते हैं। एक तो वो मॉडल जिन्हें हम रोल मॉडल कहते हैं कि भाई राघव सर किसी भी अध्यापक के, किसी भी टीचर के मॉडल हो सकते हैं। ये सच है कि जो भी टीचिंग में विश्वास रखता है, जो भी टीचिंग कार्य करना चाहता है, वो राघव सर को जरूर मॉडल के रूप में मानता होगा। तो एक तो ये बात हो गई रोल मॉडल की। दूसरा मॉडल हम बात करते हैं उनकी जिन वस्तुओं को हम लोग प्रत्यक्ष रूप में लाके नहीं दिखा सकते, तो हम लोग उनका मॉडल लेकर आते हैं। मान लो अभी मैं ताजमहल की आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना पढ़ाना चाह रही हूँ, तो मैं संरचना पढ़ाने के लिए ताजमहल मुझे बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? आगरा तो जा नहीं सकती बच्चों को लेके। तो जो छोटा यानी कि ताजमहल का जो छोटा रूप है, जिसको मैं मॉडल के रूप में दिखा रही हूँ, और उसको दिखा के मैं ताजमहल की आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना बता रही हूँ, तो ये मॉडल हुए। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षा में मॉडल की। तो वह तरीके, वह विधि जिसके माध्यम से पढ़ाने के तरीकों को वैज्ञानिक ढंग से बताया जाए, समझाया जाए, हम लोग उन्हें मॉडल कह सकते हैं। अब हमने बात की प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं, तो इसके प्रवर्तक है रिचर्ड सचमैन। ये जो 4 विकल्प है मित्रों अपने सामने, सभी ने प्रतिमान दिए हैं, सभी ने। रिचर्ड सचमैन ने दिया प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, फ्लैंडर्स ने दिया अंतः क्रिया प्रतिमान, जे.एस. ब्रूनर ने दिया संप्रत्यय प्रतिमान, और रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इन 4 विद्वानों ने हमें मॉडल प्रदान किया है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि किसने किस मॉडल की संरचना की है। तो अपना प्रश्न था कि प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन हैं, तो रिचर्ड सचमैन। अब हम यहाँ देखते हैं कि रिचर्ड सचमैन ने पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया तो, लेकिन अब उसके माध्यम से यह क्या कहना चाह रहे हैं, किस पे आधारित है? तो यह प्रतिमान वैज्ञानिक धारणा तथा वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। कौन सा प्रतिमान? पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जो छात्रों को विद्वतापूर्ण प्रक्षा या पूछताछ के लिए प्रशिक्षित करता है। इसमें छात्रों को पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिससे वे अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित हो सकें। रिचर्ड सचमैन ने कहा कि यह जो प्रतिमान है
पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। इसमें विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाती है। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता तो दी गई, लेकिन यह भी उन्हें बताया गया कि किस तरह से वो अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछें, बेहतर प्रश्न पूछे, सार्थक प्रश्न पूछे, ये नहीं कि निरर्थक प्रश्न पूछ रहे हैं। सुकरात ने भी कहा है कि हमें प्रश्न विधि पे बल देना चाहिए, जिससे विद्यार्थी प्रश्न पूछते पूछते ही अपनी जिज्ञासा को शांत कर ले, यानी कि जब वो प्रश्न पूछेगा तो अध्यापक उत्तर भी देगा। दूसरा आया फ्लेंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण प्रतिमान। ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा कक्ष में घटने वाली घटनाओं का व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा कक्ष में, क्लासरूम में अध्यापक विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया करते हुए व्यवस्थित तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण कर वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। J.S. ब्रूनर ने दिया संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। इस प्रतिमान का उपयोग नवीन प्रत्ययों यानी कि नए कॉन्सेप्ट के स्पष्टीकरण तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। J.S. ब्रूनर ने कौन सा दिया प्रतिमान? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। इन्होंने कहा कि इस प्रतिमान में नवीन संप्रत्ययों को स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट करने तथा व्याख्या करने में प्रभावशाली ढंग से प्रयोग में लिया जाता है। रॉबर्ट ग्लेसर ने दिया बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है, यानी टीचिंग वह एक विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि यानी सीखने की उपलब्धि पर केंद्रित होती है। यानी कि पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी सीखें और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। रॉबर्ट ग्लेसर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि शिक्षण वह विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। मोड या वे का संबंध है। मोड या वे, माध्यम या रास्ता, इसका संबंध है किससे? इसका संबंध है शिक्षण विधि से, शिक्षण प्रविधि से, शिक्षण नीति से या शिक्षण युक्ति से। किससे है? इसका संबंध है शिक्षण विधि से। अपना इस प्रश्न का उत्तर है ए, शिक्षण विधि। मोड या वे मेथड शब्द से लिया गया है। मेथड शब्द को हिंदी में कहते हैं विधि। मेथड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है और मेथड से ही निकला है मोड या वे, जिसका अर्थ है माध्यम या रास्ता। तो सही उत्तर है इसका ए। अब ये तो बात हो गई कि भाई लैटिन भाषा से शब्द निकला मेथड, मेथड को कहते हैं हिंदी में विधि, मेथड से निकला मोड या वे, माध्यम या रास्ता। तो इसका संबंध हो गया शिक्षण विधि से। तो अब ये तीनों क्या है? ये तीनों, ये तो हो गई विधि। अब दूसरे नंबर की है, ये है प्रविधि, जिसे हम कहते हैं टेक्निक। विधि मुख्य है और विधि के साथ काम करती है प्रविधि, यानी विधि के साथ रहती है प्रविधि। विधि मान लो हमने यहाँ पे ले ली व्याख्यान। कौन सी विधि ले ली? व्याख्यान विधि ले ली मैंने, ठीक है। अब व्याख्यान विधि से पढ़ाते समय मैंने टेक्निक अपनाई, मैंने कोई उदाहरण दिया, उदाहरण के साथ मैंने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे, साथ में मैंने किसी घटना का वर्णन भी कर दिया, वह घटना भी मैंने बता दी। तो
विधि तो हुई व्याख्यान यानी लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के साथ मैंने सहायक के रूप में किस किस को काम में लिया, उदाहरण दिए, प्रश्न पूछे, घटना का वर्णन किया। तो ये सब जो मैंने अपनाया ये कहलाई प्रविधि। प्रविधि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, प्रविधि हमेशा विधि के साथ रहती है। अब शिक्षण नीति आई। शिक्षण नीति, शिक्षण रणनीति, शिक्षण आव्यूह रचना, ये सब कहते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी को। अब शिक्षा के क्षेत्र में हमने कोई, वैसे तो जो ये नीति शब्द है ये युद्ध कौशल से संबंधित है कि यानी कि युद्ध के समय किस तरह से राजा महाराजा अपनी नीतियों को काम में लेते थे। तो यानी कि कार्य करने की कला, कार्य करने की कुशलता से इनका संबंध है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एजुकेशन की, यहाँ हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। तो यहाँ नीति से क्या मतलब है, मान लो अभी परीक्षा में कम समय रह गया और मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मुझे अपना सिलेबस कराना है, तो अब मैं इस तरह की किसी नीति का निर्माण करूंगी कि कम समय में मेरा पूरा सिलेबस हो जाए, विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए और विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैंने शिक्षण नीति का निर्माण किया। अब उन नीतियों का मैंने जो निर्माण किया कि मैं चाहे एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, मैं विद्यार्थियों को याद करवाऊं, मैं विद्यार्थियों से चाहे लिखित में बार बार उत्तर लिखवाऊं, हैं, ये सब मैंने नीति निर्धारित कर ली, शिक्षण नीति बना ली। अब बना लेने से ही तो कुछ नहीं हो जाएगा। अब इन नीतियों को करने के लिए जो क्रियाएं की गईं वो क्रियाएं क्या कहलाईं, वो क्रियाएं कहलाईं युक्ति, यानी कि शिक्षण युक्तियां। तो ये चारों मित्रों अलग अलग हैं। सबसे पहला शिक्षण विधि, यानी हमने कौन सा मेथड काम में लिया। मेथड के बाद आया शिक्षण प्रविधि कि उस मेथड के साथ हमने कौन कौन सी टेक्निक काम में ली। फिर आई शिक्षण नीति कि किसी विशेष कार्य को लेके हमने जो शिक्षण की नीतियां बनाई हैं उन नीतियों को हमने बनाया और उनको पूरा करने के लिए जो हमने क्रियाएं की या अध्यापक ने जो क्रिया की वो कहलाई शिक्षण युक्ति। ये चारों ही अलग अलग हैं लेकिन चारों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रश्न का उत्तर है अपना ए। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है। कौन सी परीक्षा? सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है। योगात्मक, रचनात्मक, व्यापक और सतत। हम लोगों ने जब मूल्यांकन टॉपिक किया था तब हम लोगों ने बात की थी योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन। मित्रों ये चारों क्या हैं? सतत मूल्यांकन यानी कि लगातार जो मूल्यांकन होता रहे, निरंतर होता रहे, वो सतत मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन व्यापक रूप से किया जाए, सभी गतिविधियों को ध्यान में रख के किया जाए, सिलेबस और को करिकुलर को दोनों को मिला के लीक किया जाए, वो कहलाता है व्यापक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जो सत्र के मध्य में लिया जाए और जिसका उद्देश्य होता है कि सत्र के मध्य में लिया गया जो भी कमियां दिख रही हैं, जो भी उसमें परेशानियां आ रही हैं, उनमें संशोधन किया जा सके, उनको सुधारा जा सके। जब इस दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है तो वह कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन और जब इस दृष्टि से किया जाता है तो कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। सत्र के अंत में, सत्र के अंत में योगात्मक यानी योग, जोड़, टोटल। तो योग कब होगा? योग तो अंत में ही होता है ना, हमेशा हम लोग जब टोटल करते हैं तो लास्ट में ही करते हैं। तो योगात्मक परीक्षा कब ली जाती है? सत्र के अंत में, यानी कि सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है योगात्मक परीक्षा। सही उत्तर है ए। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी सामग्री? शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी पढ़ाते समय सीखने में जो सामग्री
विद्यार्थी की बहुत अधिक सहायता करती है या विद्यार्थी जिससे बहुत अधिक सीखता है, तो वह कहलाती है कौन सी सामग्री? शिक्षण अधिगम सामग्री। इसी को कहते हैं उद्योतन सामग्री, इसी को कहते हैं सहायक सामग्री, कई नामों से जाना जाता है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम सामग्री इनमें से कौन सी है? श्रव्य, दृश्य, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव या उपरोक्त सभी? तो यहाँ अपना उत्तर है सी, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि अगर ये पूछा जाए कि शिक्षण अधिगम सामग्री कौन कौन सी हैं, तब तो हम उत्तर दे सकते हैं उपरोक्त सभी, क्योंकि श्रव्य भी है, दृश्य भी है, क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव भी है और उपरोक्त। लेकिन अपना प्रश्न ये नहीं है, अपना प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम सामग्री है कौन सी? तो सही उत्तर है क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव। क्योंकि सुनकर विद्यार्थी सबसे कम सीखता है, देखकर विद्यार्थी सुनने से कई गुना ज़्यादा सीखता है, लेकिन क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि खुद करके जब वह प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त करके सीखता है तो वह सर्वाधिक सीखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम सामग्री है क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? समाज, विद्यार्थी, अधिगम संगठन या सभी? तो मित्रों अपना सही उत्तर है यहाँ पे सभी, क्योंकि पाठ्यक्रम कोई अकेले संचालित नहीं होता है, पाठ्यक्रम तो इन सबके साथ जुड़ के काम करेगा। तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक में समाज भी है कि भाई जिस तरह का समाज होगा या जिस तरह की समाज की जरूरत होगी है उस तरह का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाएगा। विद्यार्थियों को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अधिगम संगठन सीखने की क्रियाओं को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं सभी। अपना सही उत्तर है डी। देखो समाज में कौन कौन शामिल हैं? सामाजिक ढांचा, समाज के लक्ष्य और समाज के उद्देश्य, यानी कि पाठ्यक्रम का जो निर्माण किया जाएगा वह सामाजिक ढांचे को ध्यान में रख के, सामाजिक लक्ष्य को ध्यान में रख के और समाज के उद्देश्य को ध्यान में रख के किया जाएगा। दूसरा आया विद्यार्थी या सीखने वाले की प्रकृति, इनके नेचर को ध्यान में रख के, सीखने वाले की परिपक्वता का स्तर ध्यान में रख के कि वो कितना मैच्योर है, किस स्तर का है, सीखने वाले की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के कि वर्तमान में क्या आवश्यकता है। तो विद्यार्थी, पहला हुआ समाज, दूसरा हुआ विद्यार्थी, तीसरा हुआ अधिगम संगठन, इन सभी को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अधिगम संगठन, इसमें शिक्षण एवं अधिगम के सिद्धांतों तथा क्रिया आधारित अधिगम पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान कीजिए। निम्न का बीएस ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, ये किससे जुड़े हुए हैं? बीएस ब्लूम जुड़े हुए हैं मूल्यांकन से, हर्बर्ट जुड़े हुए हैं स्मृति स्तर से, मॉरिसन जुड़े हुए हैं बोध स्तर से और हंट जुड़े हुए हैं चिंतन स्तर से। तो दोस्तों अपना सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी। ए बी सी डी सही उत्तर है अपना सी। क्या बात की इसमें कि निम्न का सही मिलान कीजिए, तो मिलान तो हमने कर लिया सही। अब हमें ये भी तो पता चले कि भाई ये लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, तो इससे जुड़े हुए हैं तो इन्होंने क्या काम किया है, क्या है ये? तो बीएस ब्लूम मूल्यांकन आयाम से जुड़े हुए हैं। बीएस ब्लूम ने, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने मूल्यांकन को त्रिकोण के रूप में परिभाषित किया है।
त्रिकोण के रूप में 3 बातें कौन सी ली? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कि मूल्यांकन की त्रिपदी प्रक्रिया किसने दी है? तो अपना सही उत्तर है मूल्यांकन की त्रिपदी प्रक्रिया दी है बीएस ब्लूम ने। जब हम ये पूछते हैं कि मूल्यांकन के तीनों पदों में क्या शामिल नहीं है, तो दोस्तों उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन, इन 3 के अलावा जो चौथा शामिल होगा वो शामिल नहीं है। अब बात अभी तो हम लोगों ने की कि भाई बीएस ब्लूम किससे जुड़े हैं? मूल्यांकन से। फिर बाकी के तीनों लोग किससे जुड़े हुए हैं? बाकी के तीनों लोग जुड़े हुए हैं शिक्षण के स्तर से। हर्बर्ट ने दिया स्मृति स्तर, मॉरिसन ने दिया बोध स्तर और हंट ने दिया चिंतन स्तर। आप ही देखें कि शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? स्मृति, बोध और चिंतन। अगर ये कहा जाए कि शिक्षण के स्तरों में सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो अपना सही उत्तर होगा स्मृति स्तर। और अगर ये कहें कि सबसे उच्च स्तर कौन सा है, तो उच्च स्तर है चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में क्या होता है कि बच्चा याद करता है, उसे जो ज्ञान दे दिया गया वो उसे याद कर लेगा, रट लेगा और उसके बाद उसे वो रिकॉल करके पुनः याद आ जाएगा उसे। बोध स्तर में उसने जो ज्ञान लिया है, जो सीखा है, उसको समझा है, याद तो किया लेकिन सिर्फ रटा नहीं है, उसने समझा है। सबसे उच्च स्तर है चिंतन स्तर कि बच्चे ने याद किया, बच्चे ने समझा और यहाँ समझने के बाद उसने विचार विमर्श किया, चिंतन किया, मंथन किया कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, मुझे किस तरह से करना चाहिए। जब वह इस तरह का सोचने लगता है तो वह कहलाता है चिंतन स्तर। अपने प्रश्न का सही उत्तर था कि मूल्यांकन उपागम दिया बीएस ब्लूम ने, स्मृति स्तर दिया हर्बर्ट ने, बोध स्तर दिया मॉरिसन ने, चिंतन स्तर दिया हंट ने। स्मृति स्तर में याद रखा जाता है, बोध स्तर में आत्मसात किया जाता है, समझा जाता है और चिंतन स्तर में चिंतन किया जाता है। मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उसको उनके समाधान के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है जॉन जॉनसन ने। समस्या समाधान विधि की जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने बालक को कोई एक समस्या दे दी और अब हमने ये कहा कि अब आप चिंतन करो और उस समस्या को सुलझाओ। तो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत ही जॉन जॉनसन ने ये परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग यानी सबसे अच्छा ढंग या तरीका उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उसको उनके समाधान के लिए अवसर तथा स्वतंत्रता प्रदान करना है। उन्होंने कहा है कि भाई दिमाग को ट्रेंड करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप बालक को वास्तविक समस्याएं दो, बच्चा उनसे उलझे, बच्चे को स्वतंत्रता प्रदान करो और स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ बच्चे से कहो कि वह किस तरह से इन समस्याओं का समाधान ढूंढेगा, किस तरह से इनका समाधान निकालेगा। तो सही उत्तर है अपना ए। दोस्तों ये थे अपने आज के प्रश्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको लाभ पहुंचाएंगे, आप इससे लाभान्वित होंगे। अगले टेस्ट पेपर में मैं नए प्रश्नों के साथ और बेहतर प्रश्नों के साथ आपके समक्ष फिर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।